नमस्कार। अलर्ट इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत मेहता और आज हम एक और शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी कठुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा हुई, तो उस जनसभा के बाद क्या क्या सवाल जो निकल के बाहर आए, क्या क्या लोगों के मन में है, इसी को लेकर अभी हमारे साथ हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रवक्ता एडवोकेट कीर्ति भूषण जी। कीर्ति भूषण जी, आपका स्वागत है अलर्ट इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट अलर्ट इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ अरुण त्रिसल जी। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कीर्ति भूषण जी, आज जो रैली हुई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठुआ में, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ आज की रैली के बाद। मेरी कुछ उम्मीदें ज्यादा थी। प्रधानमंत्री, आखिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में पधारे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास था कि इस डुग्गर प्रदेश में डोगरों की धरती पे आके वो डोगरों को संबोधित जरूर करेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी आकर जम्मू कश्मीर की बात कम करते हुए पाकिस्तान की बात ज्यादा की उन्होंने, और जम्मू के सूबे में जो नेता हैं उनकी बात ना करते हुए, उनको दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए उन्होंने कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार की बात की। मेहता साहब को याद कराऊंगा 13 दिसंबर 2013 जब मोदी जी इससे पहले कठुआ में इसी मैदान में रैली संबोधित की थी उन्होंने। तब विधानसभा चुनाव के 17 तारीख को विधानसभा चुनाव थे और 13 तारीख को आए थे। इस बार 18 तारीख को चुनाव है और 14 तारीख को आए हैं। सेम डिफरेंस के साथ आए हैं वो। उसमें उन्होंने इसी मैदान में, शायद इसी माइक पे उन्होंने ये कहा था कि हमसे पूछा था, हमसे मीन्स कठुआ की जनता से पूछा था कि आपको ये बाप बेटी की सरकार चाहिए, आपको बाप बेटे की सरकार चाहिए? तो हमने सभी ने 3 बार कहा था नहीं नहीं नहीं। अरुण जी, आपको भी याद होगा कि इसके मात्र इलेक्शन जीतने के मात्र 20-25 दिन के बाद ही इन्होंने वही बाप बेटी के साथ ही मिलकर सरकार बनाई थी। आज भी इन्होंने अपना वही आलाप जो है दोबारा किया। इन्होंने दोबारा वही कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार को कोसने से अगर ये वोट की राजनीति को अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये अब सब्जेक्ट पुराना हो चुका है। कम से कम आज से 5 साल पुराना तो हो ही गया है। ये सब्जेक्ट अब चेंज हो गया। हम अब, जबकि डोगरा लोग जाग गए हैं, हमारी जागरूकता आ गई है, हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। डोगरा लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। मुझे खुशी होती प्रधानमंत्री जी, जो कि जिनको आज उम्मीदवार जो बीजेपी के हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने आज उनको संबोधित किया डोगरी भाषा में। इससे ये साबित होता है कि डोगरी भाषा को बखूबी समझते हैं। अगर वो डोगरी भाषा को बखूबी समझते हैं, और डोगरों का दर्द क्यों नहीं समझते हो? जबकि पिछले तकरीबन 1 साल से 13 अप्रैल 2018 से लेकर लगातार डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी, जो कि उम्मीदवार भी हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के, और उनके साथ साथ तकरीबन लाखों की संख्या में 2-3 लाख डोगरा लोग सड़कों पे निकले हैं। पिछले 1 साल से उन्होंने त्राही मचाई हुई है और कह रहे हैं, चीख के पुकार रहे हैं कि हमारी डोगरों की सुध लो। जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी शिनाख्त लुप्त हो रही है। आज से अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाले सालों में कहीं ये ना हो कि हमारे पिंजर नीचे से निकले, जैसे हड़प्पा संस्कृति में निकले, और पिंजरों को देखकर शोध हो कि ये बहुत मजबूत कौम हुआ करती थी, इनको डोगरा कहा करते थे, लेकिन सरकारों ने इनके साथ अनदेखी की, ये अपने हकों की लड़ाई लड़ते रहे और आज ये कौम खत्म हो गई है, लुप्त हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एक स्थिति ना उत्पन्न हो, तो आज प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि कठुआ में डोगरों की धरती पर आकर वो डोगरों को संबोधित करते। सिर्फ डोगरी भाषा में 10-12 शब्द आपने संबोधित कर देने से कोई डोगरों को लुभाने वाली बात हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे वो ये कहते आज कि जैसे हमने 6000 वहां पर कश्मीरी लोगों, पत्थरबाजों को नौकरी दे दी, उनके खिलाफ FIR वापस दे दी, तो इस वैसे ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो यहाँ पर एजिटेटर्स है, उनके खिलाफ जो FIR है वो भी वापस देगी या दिलवा दी।
ये कहते हैं कि हम जम्मू के डोगरा लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। जो हमने पिछली बार वादा किया था, इन्होंने वादा किया था बीजेपी ने कि हम 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नौकरियां हम नहीं दे पाए, लेकिन अब हम डोगरों को नौकरियां देंगे। हम कश्मीरी पत्थरबाजों को आईपीएल खिलवाने की बात कर रहे हैं, हम जम्मू के डोगरा को भी डोगरा पीएल खिलाने की, डीपीएल खिलाने की बात करेंगे। हम जैसे कश्मीर में उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट में 30-30, 35-35 फुटबॉल के मैदान बनाए हैं, पहाड़ी इलाके में फुटबॉल मैदान बनाए हैं उन्होंने, लेकिन हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मुझे बताइए एक भी क्यों नहीं बनाया, जबकि कठुआ डिस्ट्रिक्ट का हमारा तकरीबन 45% जितना हमारा एरिया है वो मैदानी इलाका है। मैदानी इलाके में मैदान स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना आसान था। जिस स्पोर्ट्स स्टेडियम में उन्होंने आज संबोधन किया, इस स्पोर्ट्स स्टेडियम का 2014 में भी उन्होंने संबोधन किया था। उन्होंने नहीं देखा कि 2014 में जैसे हालात में छोड़ के गया था वैसे ही हालात रादर उससे बदतर और रादर उसकी दीवारें भी तोड़कर आज उसकी और ज्यादा बदतर हालत करके मैं वही स्टेडियम देख रहा हूँ। तो आज की जो इस रैली का नाम उन्होंने विजय संकल्प रैली बताया, मैं समझता था कि मोदी जी आकर ये कहेंगे कि अपनी त्रुटि को ठीक करिए, इसको विजय संकल्प रैली ना बताते हुए अपनी खामियां गिनाने वाली रैली बताओ यहाँ पर। अगर वो अपनी विकास संकल्प रैली बनाकर यहाँ पर आए होते, 5 साल में जो उन्होंने विकास किया वो बताते, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। दूसरे पार्ट में मैं आपको कहूं, मैंने उस पूरी रैली को बड़ा ध्यान से सुना और मैं आप विश्वास मानिए मैं वेट कर रहा था, मैं इंतजार करता रहा कि कब अब वो संबोधन करेंगे, अब वो कहेंगे कि डोगरा लोगों के साथ जो बेइंसाफी होती आई है और जो हमारी सरकार पिछली 5 सालों में नहीं कर पाई है, अब आने वाले दिनों में या आगे आने वाली सरकार में हम ये जो त्रुटि हैं, जो कमियां रह गई, हम पूरी करेंगे। मेरे कान तरस गए ये बात सुनने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पंजाब की राजनीति को यहाँ पर खींच लिया। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को यहाँ पर खींच लिया, जिसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। पंजाब की राजनीति में ठीक है, जलियांवाला बाग में बड़ा संवेदनशील मामला है और 100 साल हो गए हैं, शहीदों को नमन हम भी करते हैं और दिल से देशभक्त लोग हैं हम सारे डोगरा लोग। हमारी डोगरा रेजिमेंट्स हैं, हमारी सेना में बहुत ज्यादा नौकरी करते हैं और वीर हैं, शूरवीर के लिए हम अपने पराक्रम के लिए हम जाने जाते हैं। और कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विक्टोरिया बड़े चक्र हमने इतने मेडल्स हमने डोगरा लोगों ने लिए। हम तो अपनी शूरवीरता कहाँ हम गिलगिस्तान तक जीत कर आए हैं, बाल्टिस्तान तक हम जीत के आए हैं, पार्डर के आगे तक हम जीत के आए हैं। इसलिए डोगरा लोगों को उनका शूरवीर होना ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने आज भी हमारे साथ दगा किया, हमारे साथ आपने ये गलत बयानी की। आज भी आपने पाकिस्तान को कोसा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कोसा, अब्दुल्ला परिवार को कोसा, मुफ्ती जी की परिवार को कोसा, सारी कश्मीरी पार्टियों को कोसा, लेकिन डोगरा लोगों के हित में एक छोटा सा बयान भी नहीं दिया। इसके लिए मैं डिसअपॉइंट हूँ। कीर्ति जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि हम मोदी जी का भाषण सुन रहे थे, आज भी उन्होंने अपने सैनिकों को लेके जो है वो ज्यादा भाषण दिया, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको खींचा है कि इलेक्शन कमीशन ने खींचा है कि भाई सैनिकों के नाम पे जो है वो प्रचार नहीं किया जाएगा। आज फिर से इन्होंने एक बार दोबारा से मतलब कि एक वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो किया है। क्या समझते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्हीं के हाथों की कठपुतली है, जो वो बोलते हैं पर उसकी वायलेशन करते हैं पर इन पे कोई एक्शन नहीं होता? क्या कहना है आपका? दरअसल जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बीजेपी के लिए हावी नहीं हो रहा है, ना ही हो पाएगा मुझे लगता है। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर, चेयरमैन और उम्मीदवार जो कि जम्मू पुंछ क्षेत्र से भी चुनाव लड़ रहे हैं और उधमपुर कठुआ से भी, उनको 4 दिन पहले किश्तवाड़ में जब वो एक संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। जबकि बीजेपी के ही और आरएसएस के दीगर नेता, जो बाकी आला नेता भी कह सकते हैं और छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, उनकी गाड़ियां 90 गाड़ियां, 100 गाड़ियां उनकी वहां से जाने दी और परमिशन के साथ और प्रोटेक्शन के साथ। जबकि चौधरी लाल सिंह जी को थाना में उन्होंने तकरीबन 7 से 8 घंटे तक बिठाए रखा। तो मुझे बताइए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए है और कहाँ है? मैं पूछता हूँ आपको कि हमारे होर्डिंग्स यहाँ पे फाड़े गए और हमने लिखित रूप से शिकायत दी, हमने एसएसपी कठुआ को शिकायत दी कि हमारे होर्डिंग फाड़े गए हैं, इन्वेस्टिगेट कीजिए किसने फाड़े हैं। और एग्जैक्टली ग्रैंड प्लाजा होटल के पास फाड़े गए, हमने उसकी फोटो खींच के भी दी, सारे प्रमाण भी दे दिए, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसके अलावा आज मोदी जी की रैली थी,
आज रैली में सरकारी, मैंने देखा जो रास्ते में सरकारी जगह जितनी सरकारी दफ्तर आ रहे हैं, खंबे आ रहे हैं बिजली के, सभी में भी भाजपा का झंडा वहां पे लगाया गया है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां तक के दरवाजे खटकाने पे कि इनकी एक फिल्म आ रही है, फिल्म ना रिलीज करवाएं, लेकिन ये बजिद थे कि हमने फिल्म रिलीज करवानी है। लेकिन मौका पर लोगों की जो बार बार आवाजें उठ रही थी सोशल मीडिया पर और काफी प्लेटफॉर्म थे, इसके कारण वो मजबूरी वश वो उस फिल्म को, उसकी जो दर्शाया जाना था, पब्लिशिंग थी, उसको रोक दिया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये लगातार नोटिस किया और इसमें ढेरों शिकायतें आई, जबकि इसके ऊपर भी राजनीति हो रही है कि शिकायतें किसने दी। लेकिन चलो किसने दी वो मैटर नहीं करता, लेकिन शिकायतें आई। शिकायतों में ये लिखा गया कि सेना के ऊपर राजनीति हो रही है। पुलवामा हमले के बाद भाजपा जो है लगातार सेना के ऊपर राजनीति कर रही है, चाहे वो उन्होंने एयर स्ट्राइक की या नहीं की, ये क्वेश्चन मार्क में है या नहीं है, ये अलग बात है। ये प्रोब की बात है। ये बात जानना एक हिंदुस्तानी का एक अधिकार है। अगर वो जानने की कोशिश करता है, उसको राष्ट्रभक्त ना कहते हुए राष्ट्रद्रोही कह दिया जाता है, तो इसका ऐसा कोई कानून में ऐसा कोई जाब्ता नहीं है कि आप किस कानून के प्रावधान के तहत उसको राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं। लेकिन ये किसी एक पार्टी की सोच हो सकती है, बीजेपी पार्टी की सोच हो सकती है कि माई वे और हाईवे। अगर तो आप या तो बीजेपी पार्टी की तरह सोचिए, अगर आप बीजेपी पार्टी की तरह नहीं सोचते हैं तो फिर आपका रास्ता अलग, आप देशद्रोही होगे, आप देश विरोधी होगे। अगर ऐसी सोच किसी एक पार्टी की है तो उसकी सोच के ऊपर मुझे शर्म आ रही है और मुझे दुख हो रहा है। जबकि लार्जरली इसको हम देखेंगे, अब अपना जो बाइनोकुलर्स है उसका जो स्कोप है उसको लार्ज करना पड़ेगा। हमें अपनी सोच छोटी नहीं रखनी है, हमें ये दिखाना भी है लोगों को, क्योंकि जस्टिस इज नॉट टू बी डन, इट इज शोन टू हैव बीन डन। अगर कानून में इंसाफ देना है, प्रधानमंत्री जी ने सबसे उच्च पद अपना रखा हुआ, उसकी गरिमा बचानी है और जनता के साथ इंसाफ करना है, अपनी प्रजा के साथ। अगर वो राजा समझते हैं अपने आप को, प्रजा के साथ उन्होंने इंसाफ करना है, तो प्रजा के सवालों का जवाब देना है। ये नहीं है कि कोई सवाल पूछता है तो उसको कह दिया जाए कि आपका सवाल गलत है, या ये कह दिया जाए कि आपका सवाल देश विरोधी है। जबकि सवाल है, सवाल का जवाब देना उनका दायित्व है। उनको चाहिए था कि सवाल का जवाब दें। मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं कि स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, लेकिन आपके माध्यम से ये जरूर जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा बननी चाहिए, जबकि नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हमने वहां पे हमले करके उनके 300 से 500 जो लोग हलाक कर दिए, मार दिए, जान बहाक कर दिए। तो मुझे जानना, मेरा एक दायित्व भी बनता है और मेरी एक एनालिटिकल माइंड में एक सोच आती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया है तो ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसा कौन सा कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी भी चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं शक गहरा हो सकता है मेरा शक गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन शक है। शक को दूर करना प्रधानमंत्री जी का दायित्व है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि मेरा सिर्फ कीर्ति भूषण एडवोकेट का शक नहीं है, केवल डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रवक्ता का शक नहीं है, एक हिंदुस्तानी का शक है। मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हर एक हिंदुस्तानी को शक शुभाव में रखा ही क्यों, आप शक दूर कर दीजिए ना, आप प्रमाण दे दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए, ताकि देशद्रोह का जो आपको ब्लेम लगाना पड़ता है उससे आपको निजात मिल जाए। तो इसलिए सेना के ऊपर राजनीति, जो आप कह रहे हैं सेना के ऊपर राजनीति बीजेपी कर रही है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रही है, तो मेरे भाई तरिसल साहब, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशन है ये आज से नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एक उम्मीदवार को एक चुनावी क्षेत्र में, एमपी के इलेक्शन में 70 लाख तक की छूट है कि वो खर्चा कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो आप मुझे कृपा करके ये बताएं कि आज की जो प्रधानमंत्री जी की रैली हुई है, ये रैली उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री नहीं की है, बतौर स्टार प्रचारक, जिसे हम वीआईपी मूवमेंट में हम देखेंगे, और वीआईपी कन्वेंसर है वो बीजेपी पार्टी के, उस हैसियत से आज कठुआ में आए हैं। सरकारी तंत्र का यूज या मिसयूज हुआ नहीं हुआ वो आप लोग एज ए जर्नलिस्ट बता देंगे जनता को, लेकिन खर्चा कितना हुआ वो आप बताएंगे। खर्चा कितना हुआ, कितनी गाड़ियों का खर्चा हुआ, कितना सिक्योरिटी फोर्सेस का खर्चा, कितना टेंट लगे वहां पर, कितने वहां पर कुर्सियां लगी,
कितने कारपेट बिछे वहां पर, कितने स्टेज पे खर्चा हुआ, ये सभी का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो करोड़ों में खर्चा होगा, 70 लाख से कहीं ज्यादा पार। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या सिर्फ चौधरी लाल सिंह जी के लिए है? क्या बाकी जो दूसरे उम्मीदवार इनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनके लिए है? क्या भाजपा जो है उसको कोई इम्यूनेशन है, कोई उन्होंने ऐसी कोई दवाई खा ली है या स्पेशल एग्जाम्पशन लेके आए हैं कि उनके लिए ऐसा कानून हावी नहीं होगा? तो इसलिए ये सारे जो प्रश्न मन में कहीं ना कहीं जो प्रवास कर जाते हैं, उठ जाते हैं और दिमाग में रह जाते हैं। जो ये सवाल मैं उठा रहा हूँ, ये ऐसे सवाल तकरीबन हर एक बुद्धिजीवी के मन में भी उठेंगे, उसके दिमाग में उठेंगे कि आखिर हम किस राज्य में रहने की बात कर रहे हैं और किस पार्टी के हक की और किस पार्टी के हक में वोट डालने के लिए जो अपील की जा रही है उसकी बात सुनने की बात कर रहे हैं। इसलिए लार्जरली मैं आपको कह रहा हूं कि अपना जो नजरिया हमें बढ़ाकर देखना चाहिए और सबसे पहले अपना घर मजबूत करना बड़ा जरूरी है। हम डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से जो अपने बीड़ा उठाया हुआ, हमने 25 सूत्र कार्यक्रम अपने उठाए हुए हैं। उस 25 सूत्र कार्यक्रम में हमने जितने अपने सूत्र पिरोए हैं उसमें आज तक हमें क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो सभी 25 के 25 डोगरा लोगों के हित में है। पर कीर्ति जी, कहीं ना कहीं डोगरा स्वाभिमान की आपने बात कही है, डोगरा स्वाभिमान से भी एक बात जो है वो निकल रही है, मोदी तेरे नाल बैर नहीं, डॉक्टर जितेंद्र तेरी खैर नहीं। आपने ये डोगरा स्वाभिमान के वहां से आवाज निकाली। वेरी अप्रोप्रिएट आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इस नारे में सब कुछ कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी जो अंदर की भावना है, डोगरा जो वोटर है उसकी क्या भावना है, वो बाहर उमड़ के आ रही है, लेकिन वो पूरी तरह से जितना कन्वे होना चाहिए था कन्वे नहीं हो पा रही है इतने से स्लोगन के साथ, क्योंकि इससे इस तरह से जोड़ा जा रहा है। एक कांग्रेस पार्टी इसको कह रही है आप बीजेपी की भी पार्टी हो, जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं आप बीजेपी के वोट तोड़ रहे हो, आप कांग्रेस की भी पार्टी हो। ना तो हम किसी भी पार्टी, या तो ना बीजेपी के ना हम कांग्रेस की भी पार्टी हैं। हम ये कह रहे हैं, मोदी जी ने एक प्रोजेक्शन दी, 2014 में एक मैनिफेस्टो दिया था। उस मैनिफेस्टो को जब डोगरा स्वाभिमान संगठन अपने अस्तित्व में नहीं था, जब मैं भी एक वोटर था और मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा नहीं हुआ था, ना मैं परोक्ष अपरोक्ष तरीके से ना मैं बीजेपी के साथ जुड़ा था, ना मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा, ना ही किसी और अन्य दल के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी की रैली सुनी थी और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ था। प्रभाव में आने के बाद मैंने सोचा कि 2014 में जो इनका मैनिफेस्टो है, इस हिसाब से अगर हो रहा है, और मुझे पूरा यकीन दिलाया गया था कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा अच्छा मॉडल दिया है और इसी हिसाब से वो पूरे हिंदुस्तान में काम करेंगे और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी काम करेंगे, तो मुझे भी लगा और मैंने भी वोट दिया बीजेपी पार्टी को। लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट तब मिली जब 2018 में डोगरा लोगों ने डिमांड्स उठाई कि हमारी डिमांड सीबीआई इंक्वायरी की एक रसाना मामला में। उसके बाद जब हमने छोटी मोटी रैलियां की, जब हमें पूरा यकीन था कि हमारी बात जैसे ही मोदी साहब के पास पहुंचेगी तो हमारी बात मानी जाएगी, लेकिन हमने कितनी छोटी मोटी रैलियां की, 400-500 रैलियां होगी। आज के दिन में तो तकरीबन हम 3000 से ऊपर रैलियां कर चुके हैं। फिर हमने जब 300-400 रैलियां की थी, तब तक हमने देखा कि लोगों के पास जाके हम देखा डोगरा लोगों के इस सिर्फ सीबीआई रसाना कांड में सीबीआई करवाना ही एक जख्म नहीं है। डोगरा लोगों के दिलों में, उनके हकों में जो डाके डाले गए हैं, उस हिसाब से पिछले 73 सालों में जितने जख्म पैदा हो गए हैं, वो जख्म बहुत ज्यादा है। हमने उन जख्मों को सूत्रों में पिरोया और 25 सूत्र का कार्यक्रम हम लेकर आए, डोगरा स्वाभिमान संगठन अस्तित्व में आया। मैं आपको बता रहा हूं आपके सवाल का जवाब। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे डोगरा लोगों के जो सड़कों पे उतर आए थे लाखों की तादाद में, अगर उनके जख्म मोदी साहब तक ना पहुंचा पाए तो वो किनका कसूर है? वो उनके नुमाइंदों का कसूर है, वो उनके चुने गए बाकी 24 जो एमएलए थे उनका कसूर है, उनके एमपीज जो 2 थे यहाँ पे और एक लद्दाख में थे, एक जम्मू में जुगल किशोर थे और एक डॉक्टर जितेंद्र थे, इनका कसूर है। इन्होंने हमारी बात, जो हमारे जख्म है, जो हमारी जरूरतें थी, हमारी एस्पिरेशन थी डोगरा लोगों की, वो नरेंद्र मोदी जी के कान तक नहीं पहुंचाई। आज हमें ये लग रहा है कि या तो नरेंद्र मोदी जी डोगरा लोगों के लिए काम करना ही नहीं चाहते थे, या फिर उनको उनके कानों तक ये बात पहुंची ही नहीं कि डोगरा लोग क्या जान चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फेलियर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है, ये फेलियर
जुगल किशोर का है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बाकी 24 एमएलए का ये फेलियर है। एक्स डिप्टी सीएम जो दो रह चुके हैं बीजेपी के, उनका फेलियर है। हो सकता है कि मोदी जी के कान तक ये बात ना पहुंची हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने गवर्नर साहब को भी लिखकर और ऑडियो विजुअल फॉर्म में भी उनको पूरा अपनी रिप्रेजेंटेशन दी कि हम डोगरा लोग क्या चाहते हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारी बात वहां तक नहीं कन्वे हो पा रही है, क्योंकि मोदी साहब यहाँ तो आगे कह देते, यहाँ तो नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने, यहाँ तो मोदी साहब कहीं अपने लेक्चर में, कहीं रैली में ये कह देते कि डोगरा लोगों की बात मेरे तक पहुंच गई है, मैं इसके साथ इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मुझे उनकी मांगों में जरा भी असर नहीं लगता है, वो बेबुनियाद है, गलत है और ऐसे उनका क्रिटिसिज्म है, इसलिए मैं ये बातें नहीं मानूंगा। तो हम मोदी जी के खिलाफ बकायदा नारे लगाएं कि मोदी साहब हमारी बात नहीं सुनते। चूंकि मोदी साहब उसका संबोधन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसका तात्पर्य ये निकाल रहे हैं, हो सकता है हमारी बात वहां तक पहुंच नहीं रही। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं और जितेंद्र और जुगल किशोर तरी खैर नहीं, क्योंकि इनकी गलती है, इनकी नाकामयाबी है, इनकी खामियां हैं, इनकी नाकामियां हैं जिसके कारण डोगरा लोगों की आवाज वहां तक। आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, आपका सवाल जो कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर मेरा वो इंटरव्यू जिसके बाद ये प्रश्न उठने शुरू हो गए थे कि डोगरा स्वाभिमान संगठन ने मोदी जी को सपोर्ट किया, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आज का कार्यकाल जो अभी 5 साल का खत्म हो रहा है, उसमें कार्यकाल में पूरे देश ने देखा क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, कितने वादे उन्होंने 2014 में किए थे, पूरे किए नहीं किए, उसके ऊपर टिप्पणी पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, मैं अकेला क्या करने वाला हूँ। लेकिन मैं बात करूंगा अपने इस चुनावी क्षेत्र की, क्योंकि जम्मू वाला चुनाव खत्म हो गया। मैं बात करता हूँ उधमपुर चुनावी क्षेत्र की। उधमपुर चुनावी क्षेत्र में जितनी जरूरतें थी हमारी, उसमें से एक भी पूरी नहीं हुई। आपको मैं एक और हैरानगी वाली बात बता देता हूँ कि आज श्रेय लिया जा रहा था, अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहां संबोधन कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने एम्स दिया, हमने मेडिकल कॉलेज दिए, हमने ये दिया वो दिया, हमने हाईवे विलेजेस दिए 2-2। मुझे आप बताइए किसी फीता काटने के अलावा उन्होंने क्या काम किया? और आपको हैरानगी होगी ये बात सुनकर कि जो एम्स का उन्होंने उद्घाटन करवाया प्रधानमंत्री जी से, उसमें सिर्फ 4 द्वारी का टेंडर हुआ। अभी सिर्फ 4 द्वारी का काम लगा है वहां पर, और 2015 से लेकर 2019 तक इन्होंने 4 द्वारी का टेंडर दिया है। तो मुझे आप बताइए कि कौन से साल में जाकर, साल 2100 सदी शुरू हो जाएगी, तब जाकर शायद मुझे लगता है इनका फर्स्ट फ्लोर का लेंटर पड़ेगा। तो इसलिए इस धीमी गति से अगर विकास करना है तो रहने दीजिए, तो हम कोई और विकल्प इसमें तलाश लेते हैं। रही बात मोदी जी की, तो मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जो मैनिफेस्टो उन्होंने 2014 में दिया वो पूरा नहीं किया, लेकिन प्रोजेक्शन ऐसे दी गई कि मोदी साहब के अलावा आज की डेट में हमारे पास विकल्प अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेशनल टीवी में उनको कंपेयर किया जाता है कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ। मुझे आप बताइए कि नेशनल टीवी वालों को ऐसा राइट कहां से मिला कि आप 6 फुट 4 इंच का एक कद का आदमी और एक 5 फुट 2 इंच का कद का आदमी दोनों इकट्ठे बिठा लें और लोगों से पूछे लंबा कौन, तो सारी दुनिया कहेगी 6 फुट 4 इंच वाला। तो यही काम वो कर रहे हैं, एक तरफ मोदी जी को बिठा देते हैं, एक तरफ राहुल जी को बिठा देते हैं, एक तरफ उनकी फोटो लगाते हैं, एक तरफ उनकी फोटो लगाते हैं, पूछते हैं कि ज्यादा सक्षम प्रधानमंत्री कौन, तो दोनों में से चूज कर लेते हैं नरेंद्र मोदी को। मैं कह रहा हूं कि ऐसी संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत ये चुनाव हो रहे हैं, जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें आज हम ये इलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन हो। आज की डेट पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव कर रहे हैं, और इसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज जिस पार्टी के होंगे वो डिसाइड करेगा कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। और अगर किसी एक पार्टी का हाईएस्ट नंबर उस सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं पहुंचा है तो फिर गठबंधन की सरकारें बनती हैं। उसके बाद एक चेहरा जो होता है उसके ऊपर एक मंथन किया जाता है, उसके बाद चुनाव होता है कि कौन सा चेहरा जो है उसको प्रधानमंत्री का योग्य बनाया जाए। तो मैं आपके जरिए से पूछता हूं कि क्या ये अमेरिका का चुनाव हो रहा है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का एक चेहरा पहले से पता होता है, और बाई पार्टी सिस्टम में, 2 पार्टियों के सिस्टम में वहां पर चुनाव होता है कि ये और ये, दिस और हिम। वो इसमें हमारा जो संविधान है हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का, इसमें ऐसा स्कोप नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी में को पूरी दुनिया में माना जाता है। यहाँ पर एक चाय वाला भी अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कोई और चाय वाला नहीं बन सकता। इसलिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो हमारे एमपीज तय करेंगे।
ये तय कर देना चुनाव से पहले ही कि हमारा प्रधानमंत्री फलाना होगा, संविधान के खिलाफ बात है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज हम ये नहीं कह सकते, डोगरा स्वाभिमान संगठन ये नहीं कह सकता कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो आगे 3 लाइनें और बोली हैं वो भी समझना बड़ा जरूरी है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में आगे आ जाए, किसी के ऊपर भी मंथन हो, लेकिन जो ये हमें आश्वासन देगा और लिख कर देगा कि हम डोगरा लोगों को स्पेशल पैकेज देंगे, उस तर्ज पे जैसे वो कश्मीरी लोगों को देते आए हैं, जैसे पीडीपी और एनसी लेके आते आए हैं, क्योंकि वो अपनी वहां की नुमाइंदगी करते हैं लोकल कश्मीरियों की, जिन्होंने इस बार इलेक्शन में ये कह दिया कि हम जम्मू के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया, प्री पोल अनाउंस कर दिया, जबकि कश्मीर में नहीं किया। मतलब साफ है कि ना तो एनसी, ना पीडीपी और ना ही कोई और कश्मीर के ओरिजिन की जितनी भी पार्टी है वो जम्मू के लोगों का नुमाइंदगी दिल्ली में नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ कश्मीर के लोगों को करना चाहती है। वहां पे कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, ये बात समझने वाली है। जबकि हम कह रहे हैं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन जो हमारी जम्मू की अपनी पार्टी है, जो हमारे सूबे की अपनी पार्टी, डोगरा लोगों की अपनी पार्टी है, अगर उसका एमपी वहां पे जाता है दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री की होड़ में जो भी उम्मीदवार होगा, जो हमें ये आश्वासन देगा और लिखकर देगा कि मैं डोगरा लोगों को स्पेशल पैकेज दूंगा, आपके 25 सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, आपको सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन दूंगा, आपकी डिलिमिटेशन करवाऊंगा, आपकी जो फ्रीज हुई सीटें हैं 24 उसमें से 6 आपको खुलवा के दूंगा यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे रोटेशनल सीएम की बात करेगा, हमारे डोगरा लोगों के जो डोगरा सर्टिफिकेट बंद किया गया उसको रिवाइव करने की बात करेगा। ऐसे करके करके हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी बात करेगा, हमारे टूरिज्म की डेवलपमेंट की बात करेगा, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करेगा, लगाने की बात करेगा, हमारे डोगरा नौजवान लोगों को नौकरियां देने की बात करेगा। उसके साथ हम जाएंगे और उसको समर्थन देंगे। अगर वो प्रधानमंत्री मोदी जी इस होड़ में सबसे अव्वल होंगे तो हम उनको भी चुन सकते हैं, उनके साथ हमारा वैर थोड़ी है। इसलिए हम कहते हैं मोदी तुझसे वैर नहीं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र और जुगल किशोर तेरी खैर नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पुलवामा अटैक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, क्या कहना है आपका? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे हमें ना तो फर्क पड़ता है, ना हमें फर्क पड़ना चाहिए। देखिए, ये अलगाववादियों की भाषा बोलने वाली 2 पार्टियां, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2013 में भी उनके खिलाफ बोला था और आज भी बोल के गए, जबकि डोगरा स्वाभिमान संगठन का गठन ही इनके खिलाफ हुआ है। डोगरा स्वाभिमान संगठन जो प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में बात करके गए, वही बात तो हम भी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इन 2 जो परिवारों ने कोई ठेका लिखवा के लाया है, कोई वसीयत, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बोला कि कोई वसीयत लिखवा के नहीं लाए हैं, ये तो हम भी कह रहे हैं। चौधरी लाल सिंह जी भी तो ये कह रहे हैं कि ये 2 परिवारों ने कोई वसीयत लेके थोड़ी लाए हैं कोई यहाँ पे, कि हम दोनों में से ही हमने बारियां लगा ली हैं कि एक 5 साल की बारी महबूबा मुफ्ती लगाएगी, एक 5 साल की बारी हम उमर अब्दुल्ला लगाएंगे। ऐसी कोई बारी नहीं है। ये दोनों अलगाववादियों की सपोर्ट में आके बनते हैं। महबूबा मुफ्ती कहाँ जनता की नेता है, वो तो एसआरओ 143 के तहत वो बनी थी, जब उनके वालिद मरहूम साहब उनका देहांत हो गया, उसके बाद उनको बाय जैसे होता है ना, कैसे नौकरी पेशा आदमी उसकी नौकरी में डेथ हो जाती है तो उनको कानून में उनको मिल जाती है, तो आप एक वैसे उनको सीएम की गद्दी मिल गई। इसलिए वो लोग नेता नहीं है। वो लोग ये कहते आए हैं आज तक कि आज तक नहीं, आज से तकरीबन साल पहले तक कहते थे कि जम्मू में कोई नेता नहीं, फिर नेता है तो सिर्फ कश्मीर में है, हम नेता वो अपने को कहते हैं। मुझे एक बात बताइए अरुण जी, चौधरी लाल सिंह जी तकरीबन 1 साल और 2 दिन से लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं, लाखों की भीड़ उन्होंने जुटाई है और जन सैलाब उमड़ा है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो मुझे बताइए, क्या उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपने कश्मीर में ऐसे चक्कर लगाएं और लाखों को छोड़ो जी, उनको 10,000 के लोग भी इकट्ठे करके अपने बता दें किसी भी एक जन समूह में, किसी एक जनसभा में, तो मैं मानूं कि वो एक लीडर है। वो लीडर नहीं है, वो कैमरा के आगे बात करने वाले लोग हैं, वो मासिस के पास जाने वाले लोग नहीं है। कश्मीरी लोग कितने दुखी होंगे उनसे, इस बात का सबूत यहां से मिलता है कि आईएएस अफसर जो है वो अपनी नौकरियां छोड़कर पार्टियां बनाने चले हैं। इस बात का सबूत वहां से पता चलता है कि लोन साहब भी एक पार्टी बना के उतरे हुए हैं। कश्मीर में भी लोग विकल्प तलाश रहे हैं, इसलिए नई नई पार्टियां आ रही हैं, फॉर्म में आ रही हैं। तो जम्मू में
जम्मू सूबे में अपनी डोगरा लोगों की पार्टी क्यों फॉर्मेशन में ना आए और ना आती। इसलिए कश्मीरी लोग जो ये एंटी इंडिया भाषण दे दे के, एंटी इंडिया बयान दे दे के वहां पर वोटों की राजनीति करती है, उनके खिलाफ अगर कोई सीना खड़ा होगा तो चौधरी लाल सिंह जी का खड़ा होगा। और अगर उनके खिलाफ कोई आवाज पैदा करेगी कोई पार्टी तो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी तैयार करेगी। इस बात का मैं प्रमाण देता हूं आपको। परसों उमर अब्दुल्ला ने कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय के आगे आकर खड़े होकर उन्होंने एतराज जताया, अपना एजिटेशन की, प्रोटेस्ट किया। मुझे बताइए ये 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री साहब, आपकी पार्टी बीजेपी ने क्या किया? पकड़ा उनको? चौधरी लाल सिंह जी के कॉन्वॉय को आपने रोक लिया कि आरएसएस के एक शहीद के लकड़ी डालने ना जा सके, तो उमर अब्दुल्ला को भी रोक देते जो भारतीय सेना के आगे खड़े हो गए कि उनकी कॉन्वॉय मैं यहां से पास नहीं होने दूंगा। तो बीजेपी पार्टी कहां गई? उसका राष्ट्र प्रेम कहां गया? तो राष्ट्र प्रेम है या ये राष्ट्रद्रोह है? मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। ये जनता तय करेगी, ऑडियंस तय करेगी कि ये राष्ट्र प्रेम है। अरे 2-2 फुट 2-2 गेट लंबी जुबानों के साथ आप भाषण देते हैं, ये कहते हैं हम ये करते हैं, हम कश्मीरियों को वो कर देंगे। जब सरकार बनाने की बात आती है, आज आपने प्रधानमंत्री साहब आपने ये कहा कि मैं कश्मीरी नेताओं के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ऐसे 2 लीडर जो देशद्रोह की बात करते हैं, देश के विरोधी नारे लगाते हैं और बातें करते हैं, बयान देते हैं, उनके खिलाफ मैं दीवार बन के खड़ा हूं। तो 2013 में आपने इस दीवार में चोर रास्ता क्यों बना लिया था? पीडीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बना ली थी? अगर आप दीवार बन के खड़े थे तो कौन से सीमेंट के साथ ये दीवार बनी थी? मिट्टी के गारे के साथ चुनवाई थी दीवार, ये जो 1 मिनट में टूट गई। सत्ता का लालच देखने के बाद आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई और पीडीपी के साथ सरकार चलाने की कोशिश भी की, लेकिन आपके अपना ही जब यहाँ पर जन आधार खत्म होना शुरू हो गया, जब आपके अपने ही वोटर्स ने, आपके अपने ही जो पार्टी के लोग थे आपके आलोचक बन गए, तो आपने वो सरकार छोड़ी जनता के प्रेशर में आकर। आपका दिल नहीं करता था। मीडिया, सोशल मीडिया में जाकर देखें, यही डॉक्टर जितेंद्र सिंह महबूबा मुफ्ती के साथ कैसे हंस हंस के फोटो खिंचवा रहे हैं। सारे पैकेजेस कश्मीर को दिए, आज यहाँ पे गिनवा रहे हैं उंगलियों में कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज दिए, इतने यहाँ पर वो हाईवे विलेज दिए, ये उंगलियों में गिना रहे थे। और कश्मीर में क्या दिया? हजारों की संख्या में नौकरियां दी, एसपीओ भर्ती करवा दिए, पत्थरबाजों को माफ करवा दिया। वहां पर क्या क्या दिया वो उंगलियों में नहीं गिना जा सकता। वो गिनने बैठेंगे तो पता नहीं कितने दिन रात। कीर्ति जी, मुझे ये बताइए, कश्मीर के मसले को हल करने के लिए क्या डोगरा स्वाभिमान के सुप्रीमो चौधरी लाल सिंह जी सेपरेटली से बात करेंगे? अगर चौधरी लाल सिंह जी को जम्मू कश्मीर का सीएम बनाया जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जिससे आप ग्रस्त हैं, जिससे मैं ग्रस्त हूं, जिससे जम्मू का हर नागरिक ग्रस्त। मैं इसलिए कह रहा हूं जम्मू का कि पंगे डालते हैं कश्मीर में, हड़तालें करते हैं कश्मीर में, सेनाओं के खिलाफ नारेबाजी करते हैं कश्मीर में, भारत माता के खिलाफ नारेबाजी करते हैं कश्मीर में, फौजियों भाइयों के खिलाफ ये पत्थरबाजी करते हैं कश्मीर में, और गवर्नर रूल लगता है तो पूरे जम्मू कश्मीर में। हम डेमोक्रेसी से वंचित क्यों रह जाएं? हमारा सीएम, हमारा एमएलए क्यों खत्म हो जाए? कारनामे करतूतें इनकी बुरी हैं। इसलिए जम्मू के लोग, जम्मू के डोगरा लोग देश विरोधी नहीं हैं, वो देश भक्त लोग हैं। अगर जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा हुआ है तो जम्मू के डोगरा लोगों ने जोड़ा है, जो कंधे पे शान के साथ तिरंगा को लेकर घूमते हैं, जो फौजियों को देखकर सलूट करते हैं, उनके वो पत्थर नहीं फेंकते, जो भारत माता की जय फकर से बुलाते हैं, जिनके शूरवीर भारत की सेना, अर्धसेना बल में शामिल होकर वो लड़ाइयां लड़ते हैं हिंदुस्तान की गरिमा को बचाने के लिए। वो डोगरा लोग हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर में के साथ जोड़े हुए हैं। अगर आज प्रधानमंत्री जी ने आज फिर भाषण में कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, तो उस अटूट अंग को बनाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की कठुआ में झंडा फहराने की, तो कठुआ में झंडा फहराना तो कभी थ्रेट में रहा ही नहीं। कठुआ के लोग तो खुद उनका वेलकम करते थे। एक विधान एक निशान की बात आज फिर आपने रिपीट की है। आज फिर आपने वहीं पर आपने रेलीगेट कर दिया बीजेपी को, जहां से बीजेपी शुरू हुई थी। और बीजेपी कहती थी
कि हमारी सरकार बनेगी, एक विधान बनाएंगे, एक निशान बनाएंगे। आप सरकार में रहे, जम्मू कश्मीर में सीएम आपकी सपोर्ट से बना, डिप्टी सीएम आपका रहा, गवर्नर साहब आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं पहले, उसके बाद गवर्नर बने, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बने रहे 5 साल हिंदुस्तान में। आपने एक विधान क्यों नहीं किया, एक निशान क्यों नहीं किया, एक झंडा क्यों नहीं किया? आपके मिनिस्टर 2-2 झंडे लगा के घूमते रहे। आपके मिनिस्टर जो कहते थे एक विधान, एक निशान, एक झंडा होना चाहिए, वो उन्होंने कभी इसकी मुखालफत नहीं की, इसको एजिटेट नहीं किया। तो आज आपकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी हम कैसे विश्वास कर लें कि आने वाले दिनों के लिए आज जो आप कह के गए हैं कि आने वाले दिन और अच्छे होंगे, वो कैसे हम विश्वास कर लें? पिछले तो अच्छे हुए नहीं। पिछले 5 साल में तो डोगरा लोगों के लिए तो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया आपने। आज आपके जो यहाँ पर भक्तजन हैं, जिनको हम अंधभक्त भी कह सकते हैं, है ही अंधभक्त हो, आज वो यहाँ पर सीना चौड़ा कर करके, अभी सोशल मीडिया में आप देख लिए कहेंगे वो इतने लाख लोग आए थे, इतने हजार लोग आए थे। आज तो बैसाखी का पर्व था, कठुआ में मेला लगता है हर साल बैसाखी के दिन, कठुआ में इससे ज्यादा भीड़ रहती है। मैं तो समझता हूँ आज भीड़ कम हो गई, क्योंकि आपके आने की वजह से सुरक्षा इंतजाम इतने कड़े थे कि मेरे को अपने घर से निकलने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए भी आधा घंटा लग गया। तो इसलिए बड़े लोग तो भीड़ में नहीं आ पाए। अगर आज आप नहीं आते तो भी कठुआ में, चूंकि बैसाखी का एक मेला लगता है, इसलिए कठुआ में इससे शायद डबल या ट्रिपल भीड़ लगी होती। तो जन सैलाब जो कठुआ में उमड़ा है, ये बैसाखी के मेला को देखने के लिए आया है। प्रधानमंत्री जी आपको देखने के लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि आपके जो जहां पे इंतजामिया पार्टी थी, उन्होंने यहां पर ये साफ साफ कह दिया था कि काले कपड़े पहनकर, काले रुमाल लेकर, काले वस्त्र पहनकर कोई ना आए। क्यों? इनको डर था कि अगर कोई काली टी शर्ट पहन के, काले रुमाल लेकर या काला कोई कपड़ा लेकर वहां पे पहुंच गया तो कहीं ब्लैक आउट ना कर दे प्रधानमंत्री जी को, उनको काले कपड़े या काला निशान दिखाकर उनको एजिटेट ना कर दे उनके खिलाफ। इस एजिटेशन के डर से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि काला कपड़ा, और इसका नाम दे दिया सुरक्षा इंतजाम के कारण। मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी ने कितनी रैली की? पिछले 1 महीने में उन्होंने 100 रैलियां की। पिछले 20 दिनों में उन्होंने 100 रैलियां की। 5 घंटे का सफर अगर उनका लेके चले एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर उन्होंने किया दिल्ली से लेकर रैली स्थल तक, तो तकरीबन 100 घंटे। इसका मतलब मैं लेके चलता हूँ कि 20 दिनों में 4 दिन तो उन्होंने अपना सफर में ही गुम कर दिया अपना। तो एक तरफ आप कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री बड़े कार्यशील हैं, बड़े कार्य करते हैं, मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी नहीं है, ये बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं। इनको अगर हम कहेंगे ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो ये गलत व्याख्या होगी, क्योंकि इन्होंने, अगर ये कहते हैं, इनको एक चैनल ने इंटरव्यू लिया और कहते हैं प्रधानमंत्री जी आप इतना काम करते हैं, आप थकते नहीं। वो काम कौन सा देश के लिए कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं अपने बीजेपी पार्टी के लिए, उनके प्रचार के लिए। अगर आपको गिनती करा दी, 20 दिनों में 4 दिन तो उन्होंने अपने जाया कर दिए सफर में, बाकी जो 16 दिन रह गए उसमें आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी ने कितने कैबिनेट ऑर्डर पास किए, कितनी मीटिंग्स ली उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रैलीज की। अगला प्रोग्राम बनाया कि कल मैंने कहां जाना है, परसों कहां जाना है। प्रचार में उनकी कोई कमी नहीं है। जो प्रधानमंत्री साहब अपना दायित्व ना समझकर, ये समझते हुए कि हिंदुस्तान में उनकी कितनी कहां जरूरतें हैं, कितनी जरूरत है, उसको आप बुला देते हैं। आपके खिलाफ एक तेज बहादुर है, जो जिसको सेना से निवृत्त कर दिया गया, निकाल दिया गया महज इतनी सी बात पे कि उसने सेना के बारे में बताया कि उनकी खाने की हालात क्या है। वो उसके ऊपर प्रोब करते आप पाते उसको कि नहीं इसने झूठ बोला है, गलत बोला, और किसी के कहने पे झूठ बोला है, या उसका दिमागी दशा ठीक नहीं थी इसलिए उसने बोला है, तो मैं मान सकता उसको बाहर निकालने के लिए कोई रीजन था आपका। लेकिन महज इसके कारण क्यों आपके खिलाफ बोला? श्यामलाल आज वही उनके खिलाफ इलेक्शन में लड़ रहे हैं। श्यामलाल जी कांग्रेस के आपके ज्वाइन कर रही है, आपने बड़ा यहाँ पर हो हल्ला मचा दिया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हमारे साथ मिलकर, ये नहीं बताया कि उनके दामाद के ऊपर आपने आईटी रेड करवाई थी और उनको बहुत सामान पकड़ा गया था और अनअकाउंटेड चीजें पकड़ी गई थी। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए आपने श्यामलाल जी की कमजोरियां थी जो श्यामलाल जी बीजेपी में आकर ज्वाइन किए। तो इसलिए ये डराने धमकाने वाली राजनीति ये हमारे ऊपर नहीं चलेगी। मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर भी एक बार कोशिश की थी ऐसी, मेरे ऊपर इन्होंने इनकम टैक्स का एक बार सर्वे करवा दिया। कोई बात नहीं, आज तक हम यहाँ पे आपके सामने बैठे हुए हैं, एक चीज नहीं पाई गई हमारे ऊपर। बड़ा प्रेशर डाला उन्होंने, हम नहीं आए नीचे, हमारे बीच में कोई कमजोरी नहीं है, हम क्यों नीचे लगे। अलर्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी तक हमारी बातें नहीं पहुंच रही।
उसका कसूर मोदी जी का कितना है कितना नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ये अभी भी एक विचित्र पहेली बन के बैठी हुई है मेरे मन में भी और आप लोगों के मन में भी, ये हर एक डोगरा के मन में, कि क्या प्रधानमंत्री जी को वाकई डोगरों की बातें पहुंची हैं या नहीं पहुंची। लेकिन डोगरा लोगों की चिंता है या नहीं है ये एक भ्रम है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि डोगरा लोगों की बातें प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंची। मैं ये आपको आश्वासन देता हूं कि अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रत्याशी लोकसभा तक पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री कोई भी हो, नरेंद्र भाई मोदी जी हो या कोई हो, किसी भी पार्टी से वाबस्ता हो, कोई भी तरह का हो, क्योंकि हम ये फ्यूचर को आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं मन में, हम आशा कर सकते हैं कि फलाना आदमी प्रधानमंत्री बने, लेकिन फ्यूचर इज नॉट सर्टेन। आप ये बेट लगा सकते हैं अपनी अजम्पशन प्रजम्पशन के साथ कि मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं प्रज्यूम कर रहा हूं कि फलाना आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के साथ साथ आप फ्यूचर को एश्योर नहीं कर सकते, कहीं लिख कर नहीं दे सकते कि प्रधानमंत्री यही बनने वाला है, जी मैंने देख लिया, मैं फलाना एक माध्यम से पता चल गया मुझे। इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम ये नहीं कहना चाहते कि अगर प्रधानमंत्री फलाना बनेगा तो हम उसको वोट देंगे। हम ये कह रहे हैं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो एमपी होंगे वो उसको वोट डालेंगे, उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहेंगे जो डोगरा लोगों को स्पेशल पैकेज देगा। हम अपना घर मजबूत करेंगे, 73 साल का जो भेदभाव हमारे साथ होता आ रहा है उसको दूर करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से एक और बात कह देता हूं कि प्रधानमंत्री जी की रैली आज हुई तो मैं भी स्वागत करता हूं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आए, हमारे कठुआ शहर में आए और इससे कठुआ शहर की थोड़ी सुध बुध भी ली गई, क्योंकि आज तक स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जो हमें ठगा गया है, जितने हमसे टैक्स लिया गया, मैं एक टैक्स पे हूँ, मेरा टैक्स कितना है कितना नहीं मैं पे करता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप जाके पूछ लीजिए। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप इनकम टैक्स जो है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो कितना इनकम टैक्स देते हैं। मैं इनकम टैक्स के साथ साथ सेस देता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन का सेस भी देता हूँ। कितने परसेंट है मैं तो बता दूंगा, आप पहले सोच समझ के मेरे से बात करें कि कितना सेस जाता है ये सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन के लिए। और स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर आज तक सिर्फ प्लास्टिक के कुछ डस्टबिन आए हैं जो कि सिलेक्टिव जगह पे रखे गए हैं, जबकि मैं ये समझता था कि इतना पैसा सरकार ने इकट्ठा किया है तो सिलेक्टिव प्लेस में नहीं होने चाहिए, तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर डस्टबिन लगे होने चाहिए। मुझे अरुण जी आप बताइए और अपने ईमान से बताइएगा, जम्मू तक आप जाते हो, रास्ते में अगर आपको कहीं वॉशरूम जाना हो तो रास्ते में कोई सुविधा अवेलेबल है? नहीं, कोई। अगर रास्ते में आगे चिप्स का पैकेट खोलते हैं, बिस्किट का पैकेट खोलते हैं, कहीं पे आपको फेंकने का कोई एक माध्यम, कोई रास्ते में बड़े टाउन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट सांबा का हेडक्वार्टर आता है, गढ़वाल आता है, हीरानगर आता है, विजयपुर आता है, चढ़वाल आता है, देलाचक आता है और राजबाग आता है, यहाँ से पल्ली मोड़ आता है, कालीमढ़ी आता है, कोई एक जगह बताती। ये नेशनल हाईवे जहाँ का मैंने आपको जम्मू तक का सफर गिनाया, ये मैं वैष्णो देवी तक जो जहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं रोज यहाँ से निकलते हैं और हजारों की संख्या पर, नवरात्रों में लाखों की संख्या पार हो जाती है। मुझे आप बताइए कि रास्ते में क्या जरूरत नहीं है श्रद्धालुओं को वॉशरूम वगैरह जाने की, या डस्टबिन वगैरह लगे हो, रेस्ट रूम बने हो, तो उसके लिए सरकार ने क्या काम किया? हाँ, अब ये कहेंगे हमने हाईवे विलेज का एक सपना दिखाया है 5 सालों में। अगर 5 सालों में आपने सपना दिखाया, अगले 5 सालों में आप 4 दवाई करवाएंगे उसके बाद आप फिर 5 साल मांगने आ जाएंगे, 5 साल दे दीजिए, एक कमरा बनाना है। फिर एक बार 15 साल हो जाएंगे, फिर आप 5 साल मांगेंगे, एक और दे दीजिए, अब उसके ऊपर छत डालना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी धीमी रफ्तार से अगर आपने विकास करना है तो फिर हमें कोई और विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाए हैं, वो फेलियर हैं। मुझे खुशी होती है आज आप एडमिट करके जाते हैं यहाँ पे रैली में कि जो पिछले 5 सालों में हमसे गलतियां हो गई, जो कमियां रह गई, छूट गई, इस बार हम पूरी करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाते तो हो सकता है मैं अपना माइंड चेंज करता। लेकिन चूंकि आज आपने डोगरा लोगों के सब को फिर से इग्नोर करके, ये मतलब है आप बीजेपी पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह, कांग्रेस की तरह और बाकी एनसी और पीडीपी की तरह डोगरा विरोधी पार्टी है। अगर आप डोगरा लोगों के हित के बाद डोगरा प्रदेश में आकर, कठुआ में आकर नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री मोदी जी आपको कोई वोट देने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं डोगरा लोगों से अपील करूंगा, डोगरा लोग अपनी सोच समझ के साथ आगे आए, उभरें, देखें और बैलेंस करके देखें कि आपका हित कहां पे है। पहले अपना घर संवारें, पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। पहले कठुआ सुधरे, पहले जम्मू कश्मीर का कठुआ उधमपुर क्षेत्र सुधरे,
फिर जम्मू सुबह सुधरे, फिर हिंदुस्तान की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले अपना घर ठीक करें। हमें यहाँ पे कठुआ में जब प्रॉब्लम पड़ती है तो हमने अपने एमपी के पास जाना है, सीधा नरेंद्र भाई मोदी के पास नहीं जाना है, ना ही आपके पास पहुंचने दिया जाता है हमें आज तक डोगरा लोग 1 साल हो गए हैं सीबीआई डिमांड करते हुए, आज तक आपके पास पहुंचने नहीं दिया हमें आपने। कीर्ति जी, जो कठुआ की बात आपने की, कठुआ का इतना बुरा हाल है इस वक्त। आप ये नया ब्रिज देख सकते हैं पार्लियामेंट वाला, ये जहाँ से ये अपना शहीदी चौक से जब नीचे जाते हैं वहां पे गाड़ी नहीं चल सकती, इंसान नहीं चल सकता। अंबेडकर पुल का इतना बुरा हाल है। ये हमारा वार्ड नंबर 19 है, जहाँ से आप यहाँ से आए हैं। यहाँ पे इतना बुरा हाल है, सारा टूटा हुआ है। ये अपना यहाँ से आप आए हैं, क्या कहते हैं, बीएस टावर वाली गली। मैं बताता हूँ आपको, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। ये आप मुझे क्या बताएंगे, दर्शक जो देख रहे हैं उनको? आपकी अपनी गली जो है, अपनी गली जो है, कितना बुरा हाल है, बुरा हाल है। और कितना हमने पिछले जो एमएलए थे राजीव जसरोटी जी, उनको लिख कर भी दिया और पूरा मोहल्ला भी गया उनके पास और इकट्ठा हो गए। डॉक्टर सुभाष चंद्र एडवोकेट जी हैं, वो खुद भी गए वो उनके पास मिलने के लिए कि हमारी गली का बुरा हाल है। ये विकास है भाजपा का। मैं आपको बताता हूँ, आज ये श्रेय ले रहे थे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कि कीड़ियां गंडियाल का पुल बना। आपको हैरानगी होगी, मैं आपकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा उठा के काइंडली आजकल में जरूर चक्कर लगाएं। आप ख्याल वहां पर जराई जो रोड है, जराई रोड, उसका एक चक्कर लगा कर आए। जराई रोड पर पिछली बार भाजपा को सबसे ज्यादा वोट पड़े थे, लेकिन उनका ये कहना है कि चौधरी लाल सिंह जी के कहने पे वोट पड़े थे। चौधरी लाल सिंह जी के समर्थक यहाँ पर रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे विकास नहीं करेंगे। और पिछले जो एमएलए साहब हैं हमारे बीजेपी के यहाँ पे, उन्होंने भेदभाव की राजनीति करते हुए उस पूरे क्षेत्र को इग्नोर किया उन्होंने। मैं आपके माध्यम से ये इल्जाम लगा रहा हूं उनके ऊपर कि आप जाके देखिए, आज तक पिछले तकरीबन 1 साल 1.5 साल में 4 मौतें हो गई हैं वहां पर मोटरसाइकिल चलाने वाला नीचे गिरता है या उसके पीछे बैठने वाला नीचे गिरता है तो मर जाता है। कितनों की तो टांगे टूटी हैं वहां पर, सिर फटा है उनका। लेकिन वहां पे आप देखें, सड़क के नाम पर सिर्फ मिट्टी धूल है, वहां पर हर जगह खड्डे ही खड्डे हैं। लुक जो होती है, परत होती है, वो तो दिखती नहीं है, वो खत्म हो गई है, वॉश आउट हो गई है। तो मुझे आप बताएं, कहाँ के विकास की बात करें? कीड़ियां गंडियाल का पुल के मात्र 100 मीटर दूरी की बात कर रहा हूं मैं। तो आपने सिलेक्टिव जो चॉइस आपने बनाई कि यहाँ के लोगों को विकास दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो ये एक एमपी का काम नहीं है, एक चुने हुए प्रतिनिधि का काम नहीं है। जब प्रतिनिधि चुना जाता है, मैं अपनी बार की बात करता हूँ, बार एसोसिएशन कठुआ का प्रधान रहा हूँ, मेरे को 1 वोट के साथ जीत मिली थी। 51 वोट मेरे फेवर में पड़े थे, 50 मेरे से नंबर 2 पे आने वाले के पड़े थे, 22 वोट नंबर 3 के। लेकिन अगर मैं प्रधान बन गया तो मैं पूरे 125 लोगों का प्रधान बना। तो मेरे लिए ये नहीं था कि ये मेरा वोटर हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने सिलेक्टिव चॉइस अगर मैंने की होती तो लोग मुझे हो सकता है 1 महीने के बाद मेरे खिलाफ बातें करना शुरू कर देते, मेरे वकील भाई। लेकिन सिलेक्टिव राजनीति करना अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का मतलब, चुनाव का मतलब है कि आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ जीत के आए और आप नुमाइंदगी करें 100% लोगों की। लेकिन बीजेपी ने अपने कार्यकाल में साबित कर दिया कि ये इनकी राजनीति है, सिलेक्टिव राजनीति। आपको जम्मू कश्मीर में, जम्मू सूबे से आपको वोट मिले, वहां से आपने सीटें ली, आपने सरकारें बनाई, डिप्टी सीएम बने, महकमे आपने रख लिए, लेकिन कश्मीर के लोगों को फायदा देते रहे। आप कहते रहे कि नहीं, हम अब कश्मीर में पैर पसारेंगे, अब म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन आ गए, हम कश्मीरियों को खुश करते हैं, कश्मीरियों से वोट लेंगे। आप अपने एमपी के वहां पे खड़े कर दिए नुमाइंदे, और वहां पर आपने अपना मैनिफेस्टो चेंज कर दिया। वहां के एमपी कह रहे हैं हम 370 नहीं तोड़ेंगे, वहां पे कह रहे हैं हम 35 से बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे। आपने वहां पे हरे रंग के अपने पोस्टर कर लिए, यहाँ पे भगवा रंग रखा है। तो आप करना क्या चाहते हैं? आप सिर्फ राजनीति अपने सत्ता के लिए करना चाहते हैं? आपके जो विचार विमर्श हैं और आपके जो वादे होते हैं लोगों के साथ, आपकी जो नीयत है जिसके कारण लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट हुए थे, जब आपने बताया हम ये हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हम देश का पहले सोचते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते बोलते नहीं थकते हैं कि हम ही एक देशभक्त लोग हैं, हम ही एक देशभक्त पार्टी है। तो नेशन फर्स्ट की आप बात करते हैं, तो जब वोट लेने की बात आती है तब आप साम दाम दंड भेद सबको अपनाते हैं। तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आप धज्जियां उड़ा देते हैं, अपने राइवल्स को आप थाना में बंद करवा देते हैं, और आप हर सरकारी मशीनरी का मिस यूज करते हैं। तो किस हिसाब से आपके ऊपर हम विश्वास करें? प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के ऊपर विश्वास खो रहे हैं लोग, मैं खो रहा हूं। मैं आपका वोटर था, मैंने अपना विश्वास बिल्कुल खो दिया है। लेकिन मैं आपको ये पक्का यकीन दिलाता हूं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन
जिस हिसाब से अपनी लोकप्रियता बटोर रहा है, जैसे जनता समूह बनकर और जन सलाह बनकर हमें पसंद कर रही है और हमारे जो विचारधारा है उसको अपना रही है, वो दिन दूर नहीं है प्रधानमंत्री जी। आप देखेंगे डोगरा लोग जागरूक होकर अपने हकों की आवाज कितनी मजबूत कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट कीर्ति भूषण जी, डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रवक्ता। इन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी के साथ प्रधानमंत्री जी की रैली के ऊपर कटाक्ष करते हुए भाजपा की जो स्टेट लेवल का यूनिट है, जो जितने भी नेता हैं, उनको काफी वो उनको बताया कि वो हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री जी तक वो जहाँ के जम्मू के डोगरों की बात नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए लोग क्यों भाजपा को वोट करें। नमस्कार, इसी के साथ ही ये हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर एक बार पुनः एक और शख्सियत के साथ आपको मिलाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।